आप जो है वो लेक्चर अटेंड करें। जी स्क्रीन शेयर हो गई है आपको? यही आज का ऐसे जो है वो टॉपिक है, ऐसे राइटिंग। चूँकि जो मेजर पोर्शन है आपके एग्ज़ाम का, जो थर्ड क्वेश्चन भी है बेसिकली, ये पार्ट टू का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, उसके अंदर इसके अंदर जो है वो किसी एक टॉपिक के ऊपर, गिवन टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो ऐसे जो है वो लिखने के लिए दिया जाएगा। दो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर टॉपिक जो है वो दिए जाते हैं, जिनमें से एक के ऊपर जो है वो आपने ऐसे लिखना है। और इससे पहले कि आप अटैम्प्ट करें ऐसे, आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसे है क्या, एक ऐसे कितनी टाइप के होते हैं, और अगर ऐसे जो है वो लिखें तो बेहतर ऐसे कौन सा है, कितने पैराग्राफ्स पे होना चाहिए, पैराग्राफ की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, और किस तरह से आप एक बेहतर ऐसे जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। तो यकीनन ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से हम बेहतर एक जो ऐसे है, जो रिक्वायर्ड ऐसे है, उसकी कंडीशंस को जो है फुलफ़िल नहीं कर पाते या इसको कंपाइल नहीं कर पाते। इसके लिए इन चंद हदायत का होना आपके लिए ज़रूरी है। और फिर सबसे अहम बात है इसके लिए प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे खुद से लिखें, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जो टॉपिक आता है वो जिसको कहते हैं आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है, करंट अफेयर्स में से आ जाता है, करंट सिचुएशन में, वेदर कंडीशंस के ऊपर, इकोनॉमिक डाउनफॉल एंड अपहीवल, आजकल पेंडेमिक है आपके सामने, ये जो कोरोना की है, इसके ऊपर आ सकता है। तो बेहतर ये है कि आपके जहन में एक फार्मेशन पहले से मौजूद हो कि एक ऐसे जो है बेहतर तरीके से कैसे लिखा जाता है, और कैसे हम उसको जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की आपकी स्ट्रक्चर चाहिए, या ये ऐसे जो आप लिखने जा रहे हैं ये किस तरह का है। तो इसके लिए समझने के लिए पहले जो है वो हम आज यही ऐसे राइटिंग की टेक्निक को जो है वो समझेंगे। सबसे पहले आपके पास ऐसे राइटिंग, द वर्ड ऐसे इज डिफाइंड द कॉन्साइड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसके अंदर अ लिटरेरी कॉम्पोजिशन, इसको कहा जाता है कि लिटरेरी कॉम्पोजिशन, हम किसी की चीज़ की जो है वो डिटेल, एक्सप्लेनेशन, नैरेटिव जो है वो देते हैं उसके ऊपर, यूजली प्रोज एंड शॉर्ट, ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर होता है। इट इज़ रिटन कॉम्पोजिशन गिविंग एक्सप्रेशन टू वंस ओन पर्सनल आइडियाज़ और ओपिनियन। ये एक ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जिसमें हम अपने पर्सनल आइडियाज़ या राय जो है वो देते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। द टर्म यूजुअली कवर आल्सो एनी रिटन कॉम्पोजिशन वेदर इट एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन और गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या इसके साथ साथ किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल भी हो सकती है, और ऑफ अ नैरेटिव और अ डिस्क्रिप्शन, या किसी चीज़ को जो, ये बेसिकली चारों टाइप्स हैं इसकी, तो इनकी अलग से डिटेल आनी है, इसलिए मैं इनको ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये जहन में ज़रूर रखिएगा कि एक ऐसे जो है वो लिटरेरी कॉम्पोजिशन है बेसिकली। एक अच्छे ऐसे के अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो होनी चाहिए। गुड ऐसे मस्ट कंटेन द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स, यूनिटी होनी चाहिए, ताकि जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो एक टॉपिक के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका टॉपिक जो है वो लेट्स से कि आपका टॉपिक लोड शेडिंग है, तो आप लोड शेडिंग की बजाय जो है वो बात जो है वो ले जाएं मौसमों के ऊपर, और बात जो है वो वेदर कंडीशन के ऊपर ले जाएं, या वेदर कंडीशन की डिटेल ज़्यादा बता दें। हाँ, वेदर को अगर उस हवाले से डिस्कस करना पड़े तो उसका उसके साथ रिलेशन बताएं कि कौन कौन से मौसम ऐसे हैं, कौन कौन सी वेदर कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमारे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग जो होती है, और उसकी रीजन क्या हैं उस हवाले से, लेकिन आउट ऑफ द वे ज़्यादा ना जाए। फिर आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस का ये मतलब है कि प्रॉपर जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसको हम थीसिस भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद इसके सपोर्टिंग पैराग्राफ्स होने चाहिए, 5 जो है वो आमतौर पर पैराग्राफ जो है वो लिखे जाते हैं। फिर एट दी एंड कंक्लूजन होना चाहिए। तो इस तरह से डिटेल जो है वो उसकी एक सीक्वेंस चलती जाए। ये ना हो कि कुछ डिटेल जो ज़रूरी है वो आप ले जाएं एंड पे, और जो इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थी और आपने इंट्रोडक्शन की जगह पे जो है वो उसको नहीं मेंशन किया, तो वो बाद में कराएगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। ऑर्डर जो है वो
नहीं सेम होगा। फिर आ जाता है जिसके बाद ब्रेविटी। ब्रेविटी मीन कि आपके जो राइटिंग स्टाइल है, जो उसके अंदर जो है वो ग्रामर है, जो वर्ड्स हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, वो कैसे होने चाहिए। स्टाइल भी इसी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद है पर्सनल टच, कि आप कैसे इसको पर्सनली फील करते हैं और कितना इसको जो है वो एम्बेलिश कर सकते हैं, आप कितनी इसके अंदर जो है वो, ये सारी डिटेल आगे भी जो है वो आएंगी। An essay must be a unity treating in order manner of one subject. It should be concise, written, and not too long. And style should be simple, direct, and clear. ये कुछ टर्म्स दी गई हैं। एंड शुड हैव एन इंडिविजुअलिटी, है पता होना चाहिए कि आपने खुद लिखा, ना कि ऐसे हो कि आप किसी और के आइडियाज़ को जो हम एक्सप्रेस करते हैं या और के किसी के आइडियाज़ को आप कॉपी करते हैं इवन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद लिखें तो उससे ज़्यादा बेहतर है। शो द पर्सनल टच ऑफ द राइटर, यही यार जो लास्ट सेंटेंस दिया गया है कि राइटर की पर्सनल टच होनी चाहिए, अपनी फीलिंग को जो है वो एक्सप्रेस करनी। इसीलिए ऐसे राइटिंग कहीं भी अगर सबसे बेहतर कंसीडर की जाएगी तो वही की जाएगी जिसमें आपने खुद से लिखा होगा। अगर आप कॉपी करेंगे तो देखने वाले को ये भी पता चल जाता है कि ये कॉपी किया हुआ है, ये क्रैमिंग किया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है आज तक, हमारी जो रिसर्च है या जो हमारी एजुकेशन है वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई, वो स्टेटस नहीं जो हासिल कर सकी दुनिया के अंदर जो दूसरी हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमें जो क्रैमिंग सिखाई जाती है, रट्टा सिखाया जाता है कि रट्टा लगाएं, याद कर लें, मैट्रिक से लेकर याद कर लिया, पेपर में वही छाप दिया। वो आज से 10 साल पहले भी वही ऐसे चल रहे थे, आज भी वही माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर वगैरह वगैरह। मैं इस सेंस में तनकीद नहीं कर रहा कि ये नहीं होने चाहिए, लेकिन इस सेंस में ज़रूर ये कहूँगा कि इसमें आज तक अनफॉर्चुनेटली चंद स्कूल्स हैं जो बच्चों को सिखाते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे करनी है, खुद से आपने कैसे लिखना है। अदरवाइज़ ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि वो जो याद किया वही लिख दे, क्योंकि आगे हमारे जो चेकिंग सिस्टम है वो भी वैसा ही है। वो भी देखते हैं जिसने वो बुक वाला छापा लगाया उसको ज़्यादा नंबर दे देते हैं, जिसने खुद से लिखा है, सारी बात है खुद से लिखेंगे तो सेम तो नहीं होगा बुक वाला, उसमें अपने आइडियाज़ भी आ सकते हैं, अपनी वर्डिंग है, गलत भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको इनकरेज नहीं किया जाता। लेकिन बड़े लेवल पे जाके जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो इसमें ज़्यादा इनकरेज उसको किया जाता है जिसने खुद से लिखा हो। फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस है, जितनी आप ज़्यादा कर लें आपकी राइटिंग स्टाइल उतना जो है वो बेहतर होता जाएगा, राइटिंग स्टेमिना आपका बेहतर होगा, फ्लुएंसी आपकी बढ़ेगी उसके अंदर। और एक वक्त आएगा कि आपको किसी भी टॉपिक के अंदर फॉर इंस्टेंस इंस्टेंटेनियसली भी कहा जाएगा कि इसको जो है वो लिखें तो आप लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ होगा। बहरहाल एक अच्छे ऐसे की ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आगे ऐसे की टाइप्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया ऐसे की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं। नैरेटिव पहली इसकी टाइप है, नैरेटिव के अंदर होता है जिसमें एक किसी इवेंट को जो है वो बताया जाता है, ठीक है। जैसे आप विजिट टू अ हिल स्टेशन, आपने हिल स्टेशन की का विज़िट किया, बयान करें। उसके अंदर जो आपने शुरू से लेकर एंड तक एक्टिविटीज़ की होती हैं वो आप सुना देते हैं कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये नैरेटिव हो गया। फिर आ गया जी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें सीन क्रिएट किया जाता है, इमेज क्रिएट किया जाता है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है ताकि जो रीडर है, पढ़ने वाले के जहन में वो इमेज जो है वो क्रिएट हो जाए। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी चीज़ों को डिस्क्राइब वाजे करके बयान करना। एक्सपोजिटरी भी इसी का ही जो है वो टाइप आ जाती है एक डिस्क्रिप्टिव की। फिर आ जाती है रिफ्लेक्टिव, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों की आगे भी इमेजिनेटिव, जिसमें हम चीज़ों को इमेजिन करना, पोएटिक टाइप के जो टच है वो दिए जाते हैं। खैर सबकी डिटेल जो वो दी गई है। सबसे पहले आ गया नैरेटिव। इन अ नैरेटिव ऐसे द राइटर टेल्स अ स्टोरी अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे आपको मैंने बताया विजिट टू अ हिल स्टेशन, विजिट टू अ रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट मैच, ठीक है। इस तरह की जो हॉकी मैच, इस तरह की जो हैं ऐसे जो है उनको नैरेटिव ऐसे जो कहते हैं। वाइल टेलिंग अ स्टोरी में साउंड इजी टू डू, देखने में बहुत आसान लगता है। द नैरेटिव ऐसे चैलेंजेस स्टूडेंट्स टू थिंक एंड राइट अबाउट देमसेल्व्स। When writing a narrative essay, writer should try to involve the reader by making the story as vivid as possible. तो जब वही हमने स्टोरी ही सुनानी होती है लेकिन उसको इस तरह से एक्सप्रेस करके सुनाया जाता है ताकि रीडर जो पढ़ने वाला है वो उसमें इन्वॉल्व हो, तवज्जो दे।
उसके बाद आ गया दूसरा डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट्स अ पिक्चर, जैसे मैंने आप तक बताया कि एक इमेज आपके सामने इस ऐसे के अंदर जो है वो आपने रीडर के सामने क्रिएट करना होता है विद वर्ड्स। अ राइटर माइट डिस्क्राइब अ पर्सन, इसके अंदर आप किसी पर्सन की डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम लिखते हैं माय फेवरेट हीरो, माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट पर्सनालिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, पाकिस्तान, इस तरह से ये डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं। प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवन मेमोरी ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, कोई ऐसी भी हो सकती हैं जो ख़ास मेमोरीज थी जो बहुत अहमियत की हमारे, उनको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। द डिस्क्रिप्टिव एसेस स्ट्राइव्स टू कम्युनिकेट अ डीपर मीनिंग टू द डिस्क्रिप्शन। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो गहरे अल्फाज, स्ट्रेंथन अल्फाज जो है वो यूज़ किए जाते हैं, बेहतर अल्फाज यूज़ किए जाते हैं ताकि इसके अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन आ सके। इन अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे द राइटर शुड शो थ्रू द यूज़ ऑफ कलरफुल वर्ड्स एंड सेंसरी डिटेल्स, ये चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स जो दूसरे को अट्रैक्ट करें, फ्लोरी लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं, ताकि ये हमारे जो सेंसेस हैं उनको बेहतर लगे। तो इस तरह कैसे जो है वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। तीसरी टाइप आ गई इसकी एक्सपोजिटरी। एक्सपोज से वर्ड निकला है, शो करना, दिखाना। In an expository essay, the writer explain or define a topic using fact, statistics, examples. Expository writing encompasses a wide range of essay variations such as the comparison and contrast essay. इसके अंदर ये भी आ जाते हैं जिसमें हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। The cause and effect essay and the how to process essay. जैसे फर्ज कर लें कि मैं आपको कह देता हूँ कि what are the reasons of load shedding, अब इस पे आपने ऐसे लिखना है, या लोड शेडिंग इन पाकिस्तान। अब आप उसके अंदर जो है वो आप डेफिनेशन करेंगे पहले लोड शेडिंग की, फिर आप मुख्तलिफ फैक्ट्स यूज़ करेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी जो है वो पावर जो है वो पैदा की जा रही है, इतनी पावर कंजप्शन है, ये जो है बीच में जो है वो शॉर्टफॉल आ रहा है। फिर इस शॉर्टफॉल को कैसे किन किन इलाकों में ग्राफ्स की मदद से बयान कर सकते हैं कि आपने जो है उनको फुलफ़िल किया है और उसको मैनेज किया है। फिर इसकी रीज़न्स हैं, वो सारी की सारी जो डिटेल आएगी ना वो, या आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये जो एनर्जी क्राइसिस हैं या शॉर्टफॉल है उसको कंपेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, तो उस तरह से भी आप इनके फ्लो चार्ट्स में बना सकते हैं कंपेयर के लिए। तो ये सारी ऐसी जो डिटेल्स दी जाती हैं इस तरह के एसेस को हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अगर कोई यहाँ तक बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं जी। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव ऐसे कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट्स ऑन सम टॉपिक विच इज जनरली ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नेचर, फॉर एग्जांपल हैबिट्स, क्वालिटीज, सोशल, पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक टॉपिक्स। फिलोसॉफिकल टॉपिक्स भी आ जाते हैं, रिलीजियस भी आ जाते हैं इसके अंदर टॉपिक। इनके बारे में जब आप लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मीन ऐसे आइडियाज़ भी हो सकते हैं जो रियल में नहीं होते। ठीक है, जैसे लव हो गया, रियल में लव की कोई फिजिकल शक्ल नहीं है। ठीक है, कोई इस रूम की तरह बना हुआ नहीं है, कोई इस माइक की तरह बना हुआ नहीं है। पेन है, ठीक है, सारो है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनको हम बोलते हैं हैबिट्स, या क्वालिटीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं। पॉलिटिकल किसी टॉपिक के ऊपर जो है वो आप लिखना चाह रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, या इस तरह के जो एसेज होंगे उनको हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्टिव एसेज। इमेजिनेटिव essays on subjects such as feelings and experience of sailor wreck on desert island may be called imaginative essay। जैसे कोई आप ऐसे लिखते हैं कि एक बंदा आपके समंदर के अंदर फंस गया, अब उसकी क्या क्या फीलिंग हो सकती है उसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इमेजिनेटिव है, इमेजिन ही किया उस सूरत हाल को। एक बंदा एक ऐसे कमरे के अंदर फंस गया जहाँ पे बेचारे का निकलना मुश्किल है और कोई उधर है भी नहीं, अब कितने दिनों तक कोई आएगा भी नहीं उधर। अब आपने उस सिचुएशन को जो एक्सप्रेस करना है उसके ऊपर जो है वो आप ऐसे लिखते हैं, तो उस ऐसे को हम जो है बोलेंगे इमेजिनेटिव, क्योंकि आपने वो सूरत हाल इमेजिन करनी है और उसके मुताबिक लिखना है। इन सच द राइटर इज कॉल्ड टू प्लेस हिमसेल्फ इन इमेजिनेशन पोजिशन। हम राइटर क्या करता है, अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर इमेजिन करता है और फिर लिखता है। पोजिशन ऑफ विच ही हैज़ हैड नो एक्चुअल एक्सपीरियंस, सच सब्जेक्ट्स इफ़ आई वर अ किंग। जैसे अगर मैं बादशाह होता, सोचिए आपके जहन में अगर मैं बादशाह होता
तो आपके जहन में क्या क्या आ सकता है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ हॉर्स वुड कॉल फॉर इमेजिनेटिव एसेस, यानी एक हॉर्स के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, और यानी अपने, यानी मैं एक हॉर्स हूँ उसके बारे में लिखना, तो आप क्या क्या लिखेंगे? यही जो है ये इस तरह की जारी बात है, एक ह्यूमन हॉर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन सोचेगा तो फिर वो उसकी फीलिंग को फील करेगा कि कैसे वो छोटा था, बड़ा हुआ, कैसे उसके मालिक ने उसको जो वो ट्रेन किया, वो कैसे कैसे उसको चलाता है, कैसे कैसे वो बेचारा किस किस मुशक्क़त से मुश्किलात से गुजरता है। सोचेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बयान करना शुरू कर देगा। इस तरह के जो एसेज हैं इनको हम बोलते हैं इमेजिनेटिव एसेज। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक बता दीजिएगा जो मैंने टाइप्स बताई हैं आपको वेरीफाई हो गई हैं ये टाइप? जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स बताइए, आवाज़ आ रही है? अब आ रही है आवाज़? जी बताइएगा, अब आ रही है आवाज़? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? मैंने ये पूछा था कि जो अभी तक एसेस की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई है, एसेस की टाइप्स जो बताई हैं, उसकी समझ आ गई है आप लोगों को? इसकी क्या वजह, स्क्रीन नहीं थी शो हो रही क्या, या आप बाद में आए हो? अच्छा जी, चले मैं इसको कोशिश करता हूँ दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी जो है वो टाइप्स हैं, ये देखिएगा एक दफ़ा। नैरेटिव होता है जिसमें हम कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई वाक़या जो है वो सुनाते हैं, इसको नैरेटिव ऐसे कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव होता है जिसके ऐसा ऐसे जिसके अंदर हम एक सिचुएशन क्रिएट करके राइडर रीडर को इस काबिल बनाते हैं कि वो सिचुएशन को समझ सके, वो जो सीन है वो इमेज क्रिएट करते हैं उसके सामने कि वो बिल्कुल उसके अंदर मगन होकर इसको समझ सके, किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम उसको बताते हैं, डिटेल जब किसी चीज़ की बताते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक्सपोजिटरी। इसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं, ग्राफ्स का सहारा लेते हैं, एग्जांपल्स साथ शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वैसे हम लोड शेडिंग के ऊपर लिख रहे हैं, तो अगर हम लोड शेडिंग के ग्राफ साथ शो करते हैं किन किन इलाकों में कितनी कितनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, किन किन इलाकों में कितने कितने परसेंट इसका यूज़ है, कितने परसेंट कंजप्शन है, किन मौसम में ज़्यादा है, किस मौसम में कम है। अगर एग्जांपल्स इस तरह की शो करके जो ऐसे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी। ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं, इसके अंदर हम जो है वो ऐसे टॉपिक्स चूज करते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कंक्रीट भी हो सकते हैं, जैसे हैबिट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, सोशल या पॉलिटिकल जो टॉपिक्स हैं, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हैं, रिलीजियस टॉपिक्स हैं। इनकी जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ऐसे जो एसेज हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एसेज। ठीक है जी। और फिर है इमेजिनेटिव, यानी जब हम किसी ऐसा ऐसे जिसमें हम अपने आप को किसी और सिचुएशन में ढाल के लिखते हैं, जैसे कोई बंदा जो है वो किसी सहरा के अंदर फंस गया, उसकी क्या सूरत हाल होती है, ना उसे पानी मिल रहा है, ना उसे कोई और चीज़ से हेल्प मिल रही है, उसकी क्या फीलिंग हो सकती है उस वक्त। अगर हम उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं अपने तौर पर, अपने आप को उसकी जगह पर रख कर, तो ऐसी जो सूरत हाल है, ऐसा जो ऐसे है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनेटिव ऐसे। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल दी है इसकी, इफ़ आई वर अ किंग, अपने आप को लेट करें कि आप जो है वो एक किंग हैं, या अगर मैं एक बादशाह होती या होता तो सोचें कि मैं क्या क्या करता, तो उसके बारे में जब हम लिखेंगे तो ऐसा जो ऐसे है उसको हम बोलते हैं इमेजिनेटिव ऐसे। ठीक है जी। अब मुझे ज़रा बताइएगा कि क्लियर है, हो गया यहाँ तक? जी, अब क्लियर है? जी नेक्स्ट देखिए अब।
ये बहुत आना है ओवरव्यू ऑफ ऐसे राइटिंग। जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए ऊपर एक ट्रायंगल शो की गई है, फिर नीचे एक ट्रायंगल शो की है। ये इसको हम बोलते हैं 5 पैराग्राफ ऐसे। 5 पैराग्राफ ही कोशिश करें आप भी लिखें, क्योंकि आपने नॉट मोर देन 300 वर्ड्स लिखना है। और अगर आप एक वर्ड को जो है, एक पैराग्राफ को आप जो है वो 50-60 वर्ड्स पर मुश्तमिल जो वो लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका 5 जो है वो पैराग्राफ राउंड अबाउट 300 वर्ड्स हो जाएगा। 60-70 तक आप लिख सकते हैं एक पैराग्राफ, और बड़ी आसानी से लिखा जाएगा। इसमें पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, यानी इसमें टॉपिक इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं। फिर उसके ऊपर उसकी डिटेल के हवाले से पैराग्राफ 1, 2, 3 और फिर लास्ट पैराग्राफ जो है उसके कंक्लूजन के ऊपर है कि आप इसको यानी इसके अंदर समरी की जाती है एज अ होल पूरे का पूरे ऐसे की, और उसके मेन पॉइंट्स को शॉर्ट जो है वो डिस्कशन की जाती है। इसको हम बोलते हैं फाइनल या कंक्लूजन पैराग्राफ। ठीक है जी, इसको ज़रा ध्यान से अपने जहन में बिठाइएगा कि 5 पैराग्राफ ऐसे। पहला पैराग्राफ जो है वो आपने इंट्रोडक्शन का, जिसमें आपने टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। उसमें आपने ऐसे ऐसे सेंटेंसेस ऐड करने हैं कि पढ़ने वाला यकीनन उसकी जो अटेंशन है वो आपके ऐसे की तरफ डाइवर्ट हो, कंसंट्रेट करे, समझने की कोशिश करे। ठीक है, ऐसे ऐसे उसके अंदर सेंटेंस। फिर उसी कोई जिस चीज़ के बारे में आपने ऐसे जिस टॉपिक को चूज़ किया उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं। सपोर्टिंग पैराग्राफ्स इनको हम बोलते हैं, बॉडी पैराग्राफ भी इनको कह सकते हैं। और फिर एट दी एंड इन सब की आपने जो है वो एक पैराग्राफ के अंदर समरी करनी है। जितनी आपने डिस्कशन की होती है उनको शॉर्ट फॉर्म में एक पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करके आपने उसको कंक्लूड करना है, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ। ठीक है जी, इनकी भी आगे जो है वो डिटेल। हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे, कैसे हम एक बेहतर ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। एवरी ऐसे हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड, स्टार्ट, दरमियान और आखिर। इसी तरह से मैंने आपको बोला 5 पैराग्राफ ऐसे हैं। इसमें पहला पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है। द नेक्स्ट 3 पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी। अगले 3 पैराग्राफ उसकी बॉडी कंसीडर किए जाते हैं। द फिफ्थ एंड द फाइनल पैराग्राफ इज कंक्लूजन, और आखिरी पैराग्राफ इसका कंक्लूजन समझा जाता है। सबसे पहले आ गया पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। पहला पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन। कैसा होना चाहिए इंट्रोडक्शन? द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ऐसे। हेयर यू शो द आइडिया, मेन आइडिया ऑफ योर ऐसे। यहाँ पे आपने मेन आइडिया देना है कि आपने ऐसे क्यों लिखा, किस वजह से लिखा, या किस बारे में लिख रहे हैं ऐसे। इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग टू योर रीडर एंड मस्ट से वाई योर टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। ये इस तरह से होना चाहिए कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी भी इसके अंदर बने और उसे ये भी पता हो गई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द थीसिस, द मेन आइडिया ऑफ ऐसे स्टेटेड इन सिंगल सेंटेंस। कोशिश करें एक ही सेंटेंस के अंदर ये बता दें कि आपका जो टॉपिक है वो किस चीज़ के मुतालिक है। ठीक है जी। प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक। इसके साथ साथ आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई, किस वजह से ऐसा है, वगैरह वगैरह। यू कैन यूज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू विल यूज़ लेटर इन द ऐसे। द इंट्रोडक्शन यूजुअली हैज़ 3 पार्ट्स। इंट्रोडक्शन के 3 हिस्से होते हैं। द हुक, कुंडी जिसको हम बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेंटेंसेस दैट पुल द रीडर इनटू ऐसे। ये ऐसे सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, पावरफुल सेंटेंसेस लिखने हैं, इफेक्टिव सेंटेंसेस लिखने हैं कि जो पढ़ने वाला उसकी तवज्जो आपकी तरफ फोकस हो, यानी खींच ले उसकी जो अटेंशन है उसको। उसके बाद है ट्रांजिशनल सेंटेंसेस, कनेक्ट द हुक टू द थीसिस स्टेटमेंट। फिर ये जो अटेंशन आपने दूसरे की गेन की है, इसको आपने अपने मेन टॉपिक के ऊपर लाना है, उसके साथ कनेक्ट करना है ताकि उसकी तवज्जो उसके साथ कनेक्ट हो जाए। नंबर 3 है द थीसिस स्टेटमेंट, 1 or 2 सेंटेंसेस दैट स्टेट द आइडिया ऑफ ऐसे। फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखें, यानी आप इस ऐसे के अंदर क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, या ये इस ऐसे का मेन फोकस क्या है, ताकि पढ़ने वाला मेन फोकस को समझ जाए और फिर उसकी तवज्जो और ज़्यादा उसके अंदर जो तजस्सुस है वो ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले जिसको बताया गया है हुक्स और ड्रामेटिक ओपनर, यानी ऐसे अल्फाज के साथ, ऐसे जो है वो सेंटेंसेस के साथ आपने उसका आगाज़ करना है कि जो अजीब सा लगे, ड्रामेटिक सा लगे और पढ़ने वाला जो है उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट हो और वो इन्वॉल्व हो जाए। Hooks are used to grab your reader's attention at the beginning of the paragraph or जी। The hook is often a short sentence and is placed before the topic sentence. Topic sentence पहले ये लिखे जाते हैं ताकि
रीडर की पहले तवज्जो आपके टॉपिक की तरफ आए। फिर आ जाते हैं ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल बोलते हैं चेंज। जैसे उसकी तवज्जो होगी फिर आपने उस कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करना है टॉपिक की तरफ। ट्रांजिशनल सेंटेंसेस आर वाइटल डिवाइसेस फॉर ऐसे, ये ऐसे के लिए बढ़िया अहमियत रखते हैं। पेपर आर अदर लिटरेरी कंपोजिशन, दे इम्प्रूव द कनेक्शन एंड ट्रांजिशंस बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। ये सेंटेंस और पैराग्राफ के दरमियान एक चेंज लेके आते हैं, तब्दीली लेके आते हैं। ये मोहम्मद सुल्तान, क्या मसला है भाई? जी ठीक है। They improve the connection and transition between sentences and paragraph. They thus give the text a logical organization and structure. इसी वजह से जो टेक्स्ट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, एक सीक्वेंस आ जाती है स्ट्रक्चर के अंदर, ये भी इन्हीं ट्रांजिशनल सेंटेंसेस की वजह से। पार्ट्स ऑफ एन ऐसे के अंदर आ गया जी थीसिस स्टेटमेंट, अ वेरी बेसिक थीसिस स्टेटमेंट। वजह क्या है, क्या रीज़न है, क्या टॉपिक है आपका? इज़ वन और टू सेंटेंसेस at the end of the first paragraph that tells the reader the main idea of the essay। ये बेसिकली इसको इसीलिए वो लिखते हैं ताकि जो पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही रीडर को पता चल जाए कि ये टॉपिक ये ऐसे किस चीज़ के मुताबिक। और ये जो स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट जिसको कहा जा रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? इट शुड क्लियरली एक्सप्रेस व्हाट ऐसे इज अबाउट। इसके अंदर पता हो इस ऐसे के अंदर किस चीज़ के मतलब बात हो रही है। इट शुड मेक अ डिस्कसेबल पॉइंट, ऐसा होना चाहिए पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। इट शुड इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, और इससे पता चल जाए कि ये ऐसे की स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का ऐसे है। ये पार्ट्स ऑफ एन ऐसे, बॉडी ऑफ द ऐसे, ये आगे मैंने आपको बताया कि फिर 3-4 पैराग्राफ 3 वैसे लिखे जाते हैं आमतौर पर। दे मेक द बॉडी ऑफ योर वर्क, दे डेवलप द मेन आइडिया ऑफ योर ऐसे टू कनेक्ट योर सपोर्टिंग पैराग्राफ। ये पैराग्राफ होते हैं जो डिटेल में उस टॉपिक की डिटेल में लिखे जाते हैं। You should use special transition words. Transition words link your paragraph together and make your essay easier to read. Use them at the beginning and end of your paragraph. Topic sentences ऐसे होते हैं, हर पैराग्राफ के स्टार्ट पे जो है वो आप लिखें। Each paragraph in the body of essay contain the following sentences। एक होना चाहिए टॉपिक sentences, ताकि एक मेन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स भी होते हैं, तो उन सब टॉपिक्स को पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्कस करें तो वो लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। द सेंटेंस टेल द रीडर व्हाट द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी। ये मैं उन पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ जो बॉडी ऑफ ऐसे के अंदर आते हैं उसकी। फिर उसके बाद डिटेल सेंटेंसेस लिखें, उसके अंदर एग्जाम्पल देना चाहें आप दे सकते हैं। फिर एक ही पैराग्राफ के अंदर कोशिश करें, एक ही पैराग्राफ की आखिरी 2 लाइनें उस सब टॉपिक को कंक्लूड भी करें। दिस सेंटेंस wrap up what you have already told the reader and gets them ready for the next paragraph। फिर आगे तीसरा हिस्सा इसका कंक्लूजन का। दिस पार्ट कंटेन द कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स। प्रूव दैट द थीम अनाउंस एट द बिगिनिंग। और इसके अंदर ये साबित करना है आपने कि वो बात, वो थीम, वो थीसिस जो आपने स्टार्ट पे लिखा था उसको आपने फुली डिस्क्लोज कर दिया है, वाजे कर दिया है। नेसेसरली एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द वर्क डन। टू कंक्लूड पैराग्राफ टिपिकली हैज़ 2 पार्ट्स। एक तो समरी कर दें, जितने आपने पैराग्राफ लिखे हैं उनकी शॉर्ट समरी कर दें, और एक क्या करें, द क्लिंचर इज़ द फाइनल थाट विच शुड क्रिएट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द रीडर। एक आखिरी जो है वो 1-2 सेंटेंस लिखा जाता है कि उसका जो है वो रीडर के ऊपर गहरा असर पड़ जाता है। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज द क्लोजर, इसको हम क्लोजर भी कहते हैं। इज़ योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द रीडर। ये आखिरी मौका होता है जब हम रीडर के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी आखिरी जो सेंटेंस है, जैसे किसी को रुखसत करते हुए हम अच्छे सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसा ही उस ऐसे के एंड पे जो है वो कंक्लूजन इस तरह से करें कि उसको पढ़ने का लुत्फ़ भी आया हो और साथ साथ उसने कुछ नॉलेज भी ग्रैब किया और वो समझे कि वाकई ये ऐसे जो एक बेहतर ऐसे। फिर जब ऐसे आप लिख लें तो फिर उसकी रिवीजन करें, पढ़ें उसको। रिवीजन इज एक्चुअली समथिंग अ गुड राइटर डज। हर एक राइटर ऐसा करता है। थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस रिवीजन डज नॉट मीन रीकॉपिंग। इसका मतलब दोबारा से लिखना नहीं है, बल्कि इसके अंदर मिस्टेक्स देखनी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कहीं भी गलत है उसको देखना है, स्पेलिंग मिस्टेक कोई गलत है उसको देखना है। फिर अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपने लिख दिया बीच में जो इररिलेवेंट लगता है आपको, तो उसको
बीच में से अरेज कर दें या उसकी जगह पे चेंज कर दें, तो उसके मुताबिक जो है वो देख लें। 3 areas in particular to examine as you consider how to improve the content and style of your essay are as follows। 3 चीज़ें हैं जिनसे आप अपने कॉन्टेंट्स, अपनी जो राइटिंग है वो बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी चेक करें, क्या ऐसे आपने क्लियर लिखा है, लॉजिकली लिखा है, जिस टॉपिक के बारे में लिखा है उसके ही ऊपर आप रहे हैं, उसके बारे में जो डिटेल दी हैं वाजे हैं, कोई चीज़ डूबियस तो नहीं रह गई। यूनिटी, डू ऑल द पैराग्राफ रिलेट टू द सेंटर आइडिया, क्या कोई ऐसा पैराग्राफ तो नहीं है जो आपने टॉपिक से हट के किसी और बारे में लिख दिया हो, ये भी चेक करें। फिर कोहेरेंस, डू द आइडियाज़ फ्लो स्मूथली, क्या आपने जो जैसा प्लान अपने जहन में किया हुआ था क्या उसी तरह से आपके आइडियाज़ फ्लो करते आए हैं, या जो आइडियाज़ बाद में आने चाहिए थे कहीं ऐसे तो नहीं हुआ पहले आ गए और पहले वाले बाद में आ गए। इन चीज़ों को ज़रूर देखें। ऐसे प्रूफ रीडिंग वही है कि चेक करें इनको, इनके अंदर कॉमास, इनके अंदर फुल स्टॉप्स, पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर्स यहाँ पे आने थे, क्या ये सारी चीज़ें आपने ठीक एक्यूरेट वर्ड चॉइस भी की है कि नहीं की, डिक्शनरी स्पेलिंग चेक कर लें कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा, जो फ्रैगमेंट्स चेक कर लें कि क्या कोई सेंटेंस बीच में से निकालना है ऐसा जो गलत लिख दिया हो, या ये सारा प्रूफ रीडिंग में आएगा। अब जी आज के टॉपिक के हवाले से कोई बात पूछनी है तो पूछें, फिर मैं आपको टॉपिक असाइन करूंगा जो आपने ऐसे लिख के देना मुझे। जी क्लियर है यहाँ तक? कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मारिया। चलें जी, ये आपको मैं टॉपिक असाइन करने लगा हूँ, इस पे आपने ऐसे मुझे जो है वो लिख के देना है। आपके लिए टाइम है, चलें कल शाम तक, कल के लेक्चर तक आपने जो है वो ऐसे लिख के जो है वो सेंड करना है। मैं ज़रा आउटलाइंस वैसे लॉजिकल नहीं होती, आपके जहन में होना चाहिए, लेकिन आप रफली उनको लिख लें अपने टॉपिक के फ्लो बनाने के लिए, तो वो ज़्यादा है। एक गुड ऐसे के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स का होना अच्छा नहीं होनी चाहिए। फ्लो आप बनाने के लिए, अपने आप को गाइडलाइन देने के लिए आपके साथ, ठीक है। ये उसको क्या आपने सिखाना है, आउटलाइन जिसमें चेक करना, ठीक है। तो आज का जो ऐसे आपने लिखना है वो है कोरोना वायरस एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा आसान सा टॉपिक, ठीक है जी। आप लोगों ने भी नोट कर लिया, जाके आप व्हाट्सएप पे भी नहीं मैसेज कर दीजिए क्या, एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो ये जाके उनको भी बता देना, दूसरे स्टूडेंट्स को भी ग्रुप में मैसेज करते, और खुद भी जो है वो ऐसे लिखना ज़रूर है ये वाला, कल के लेक्चर से पहले पहले। तो 24 घंटे हैं, 24 घंटे भी कम टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। कल इंशाल्लाह जो है वो हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, और ये ऐसे आप लोगों ने ज़रूर लिखना, और लिखना खुद से है, जैसे भी ये जो मैंने आपको तरीकाकार बताया इसके तहत आपने लिखना है। और
मुझे उम्मीद है कि आप एक दफ़ा लिखेंगे, दूसरी दफ़ा लिखेंगे, इसको बहुत बेहतर कर लेंगे आप। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं लिखना आएगा, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें भाई। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।